जिसे सुनकर मैं अंदर से लरज उठा। जिस शख्स के सामने उसके मुआशरे की वो दोनों इंतहाएं यूं खुलकर बेनकाब हो चुकी हूं, वो क्यों और कैसे और कब तक अपने मकासद से मुखलिस रह सकता है। शेर या औरत मगरिब की एक शोहरा आफाक कहानी है। कुबरू शहजादी के आशिक को बादशाह अपनी मजबूरी के बायस 2 बंद दरवाजों के सामने खड़ा होने पर आमादा करता है। शर्त यह है कि सही दरवाजा खुलने पर अपने महबूब के फिराक में तड़पती हुई शहजादी बाहर आई तो बादशाह उसे अपना दामाद बना लेगा। गलत दरवाजा खुला तो कई दिन का भूखा शेर उस आशिक के नामुराद की तिक्का बोटी कर डालेगा। वो 2 बंद कोठड़ियों, 2 बंद दरवाजों और 2 इंतहाओं की कहानी थी जो बद्रीनाथ ने मुझे सुनाई। इसमें दिलचस्पी के साथ साथ इबरत भी पोशीदा थी। जवान बेवा और 9 साला बेटे से मालूम होता है कि वो खुद भी जवान और जूनियर अफसर रहा होगा। मैंने कहा, जो लोग अपने कैरियर की इब्तिदा में किसी हादसे से 2-4 हो जाते हैं, इन इतनी बेरहमी से नजरअंदाज करना सरासर ज्यादती है। पुराने लोगों को खास तौर से कुछ न कुछ दिया जाए तब भी उनके वाजिबात खासे होते हैं। ये सब तुम्हारी मुलाजमत की पेचीदगियां हैं। ये बताओ कि तुम्हारे पास मजीद दिलचस्प खबरें क्या है। हाँ, इन बातों में पढ़कर मैं असल किस्सा भूल ही बैठा था। रमेश अग्रवाल के खून को ब्रिटिश अथॉरिटी से सख्ती से छुपाया गया है, लेकिन हमारे हाई कमीशन में ये एक खुला राज है जिस पर चहमगोइयां हो रही हैं। लोग सरगोशियों में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और सख्त खौफजदा है। गीता, जेम्स और रमेश के बाद इन्हें अपनी बारी आती हुई नजर आ रही होगी। यही असल मसला है। अपनी अपनी सलामती के खौफ के साथ हाई कमीशन के बड़ों को मेरी सलामती की फिक्र पैदा हो गई है। इनका ख्याल है कि रमेश के बाद अब मेरी बारी है। इस बार इन्होंने मुझसे मशवरा करके 2 तजर्बेकार आदमी मेरी हिफाजत पर लगा दिए हैं। ये सब मुतवक्का बातें हैं। ये बताओ कि कराची वाले बंदर का क्या हाल है। मैंने निक मोडले का नाम लिए बगैर पूछा। तुम्हारे मुस्तकबिल का इन्हिसार उसके फैसलों पर था। मेरे यहाँ पहुंच जाने के बाद वो यहाँ से भेजी गई रिपोर्टों का मोहताज है। तो क्या तुम्हारे बारे में बाज़ाब्ता रिपोर्टें भेजी जा रही हैं? मैंने हैरत से सवाल किया। मुझे सही इल्म नहीं। सफारती थैलों के जरिए कोई भी चीज एक से दूसरी जगह भेजी जा सकती है और इसे कहीं चेक नहीं किया जा सकता। वो अपने शोबे की वजह से इस किस्म की पुरस्रार सरगर्मियों से पूरी तरह बाखबर होने के बावजूद अपने मामले में होने वाली कार्रवाइयों से बेखबर था। वो अपनी बात जारी रखते हुए कह रहा था, लिखकर भेजी जाए या फोन पर दी जाए रिपोर्ट ही होती है। इसकी रोशनी में बंदर भी इस नतीजे पर पहुंचता है जो यहाँ वाले अखज किए बैठे। इसकी बुनियाद पर इसने मुझे फौरी तौर पर लंदन छोड़ देने की हदायत की है। क्या इसने तुमसे बराह रास्त राब्ता किया था? मैंने पूछा। यहाँ आने के बाद आज उसने पहली बार इस फोन पर मुझसे बात की थी। उसने मुझे बताया कि वो मेरे हाई कमीशन को मेरे सफर की फौरी तैयारी का मशवरा दे चुका है। ये खबर तो तुम्हें अपने दोस्तों से भी मिल जाती, फिर उसे बराह रास्त फोन करने की क्या जरूरत थी? वो बराह रास्त मेरे तासरात जानना चाह रहा था। उसके सर पर डैनी का भूत सवार है। वैसी कोई शहादत तलाश करने के लिए बेचैन है जिससे ये पता चल सके कि डैनी इस वक्त लंदन में मौजूद है और वही इस कुश्तो खून का जिम्मेदार है। तो क्या वो ऐसी शहादत हासिल करके डैनी को फांसी चढ़ाने का इरादा रखता है? डैनी इन लोगों का इश्तिहारी मुजरिम है। पाकिस्तान में उसे एजेंसियों की पुष्पनाई ही हासिल है, इसलिए वो आज तक इनके हाथ नहीं आ सका। अगर इसे भनक भी मिल जाए वो इस वक्त डैनी किसी मगरबी मुल्क में सरगर्म अमल है तो वो इसकी तलाश में अपने सारे वसाइल झोंकने पर तैयार हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? रमेश को छोड़कर दूसरे 2 को ठिकाने लगाने वाला कौन था? पहले मुझे तुम पर शुबा था। तुम्हारे इनकार के बाद वो कोई भी हो सकता है। मैंने उसे यही कहा कि डैनी एक छलावा है। वो कहीं भी झपटता है और नया वार करके कोई निशान छोड़े बगैर हवा में तहलील हो जाता है। हो सकता है कि वही लंदन में मंडला रहा हो। यानी तुमने उसके शकू को शुबहात को तकवीयत पहुंचाने की कोशिश की है। फिर और क्या करता यार? अपनी जात को इल्जामात से महफूज रखने के लिए यह जरूरी है कि वो किसी ख्याली दुश्मन के पीछे भागता रहे। डैनी यहाँ हो या ना हो, वो मुझे और तुम्हें भूल कर सिर्फ इसी को ढूंढता रहेगा। उसके लहजे में अचानक नफरत अंगेज तलखी उठकर आई। तुम्हें मालूम है कि इस बंदर ने मुझसे क्या सलूक किया था? मुझे अपनों से यह शिकवा है कि उन्होंने कुछ देखे भाले बगैर बेखबरी में मुझे मेरी तंजीम से निकाल कर इस हरामी बंदर के हवाले कर दिया और बंदर ने जरा भी लिहाज किए बगैर मेरे साथ ऐसी बदसलूकियां की कि मैंने उससे इंतकाम लेने के लिए बगावत का फैसला कर लिया और अब तुम मेरे साथ हो। फोन पर ऐसी खुली खुली बातें करते हुए तुम्हें जरा भी खौफ नहीं कि ये गुफ्तगू कोई सुन न ले? मैंने एक फौरी खौफ के तहत झुरझुरी लेकर पूछा। मानी के अंदाज में हंसने की आवाज के बाद उसकी आसूदा आवाज उभरी। अब मैं कराची की तरह यहाँ बेसरोसामा नहीं हूँ। रमेश के स्वर्गवास होने के बाद मेरी जात शक्को शुबहात के धुंधलकों से निकलकर दोबारा इज्जत के उजाले में आ गई है। मेरे पास बहुत से वसाइल आ गए हैं जिनमें छोटी सी मगर बेशकीमत CSD भी है जो इस वक्त काम कर रही है और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी ये बातें कोई सुन रहा है और ना ये रिकॉर्ड हो रही हैं।
इसकी जुबान से CSD सुनते ही मेरे ज़हन में फौजियों की खरीदारी के लिए कायम किए जाने वाले रोजमर्रा जरूरियात की अशिया के कफायती स्टोर घूम गए और मैं बेइख्तियार पूछ बैठा, ये CSD क्या भला है? मेरे कानों में उसकी आसूदा सी हंसी गूंजी। फिर वो बोला, ये फोर्सेस वाला CSD नहीं है, बल्कि ये इस कदर हिसास है कि इसे किसी लाइन से मुंसलिक कर दिया जाए तो ये दो बराह रास्त लाइनों के दरमियान गुफ्तगू तक खामोश रहता है। कोई गलती से किसी लाइन का एक्सटेंशन भी उठा ले तो इस पर सुर्ख रोशनी के साथ अलार्म बीप करने लगता है। ये राह के कोई खास इजाद है? राजदारी का यकीन हो जाने पर मैंने खुलकर पूछा। इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में जापान सबसे आगे है। रानी ये आले रेड आर्मी से खरीदे हैं। उसने साफ गोई से काम लेते हुए हकीकत बयान करती। रेड आर्मी भी ओम श्री की तरह जापान की सरजमीन पर कायम की हुई एक सेहोनी दहशतगर्द तंजीम थी जो आए दिन अखबारात में दहशतगर्दी के लर्जा खेज वारदातों की खबरों का मौजू बनती रहती थी। मेरे लिए इतला हैरत अंगेज थी कि एक तरफ राह वाले डेविड स्टार से पींगे बढ़ा रहे थे तो दूसरी तरफ आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फनी महारत से भी इस्तेफादा कर रहे थे। CSD काम की चीज मालूम होती है, इसको हासिल करने के बारे में सोचना पड़ेगा। मैं अपनी CSD तुम्हें दे नहीं सकता, ये बाजार में दस्तयाब नहीं है। रेड आर्मी वाले अपनी इस इजाद के $7,000 तलब करते हैं जो मेरे या तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। तुम कुछ देर के लिए ये आला मुझे मुस्तार तो दे सकते हो? मैंने पुरख्याल लहजा में पूछा। क्यों, तुम इसकी क्या जरूरत पेश आ गई? उसने हैरत से सवाल किया। तुमने कहा था ना कि मैं डैनी बनकर आइजक बेल को खौफजदा करूं। मैंने मासूमियत से उसे याद दिलाया। तुमने अभी तक उससे राब्ता नहीं किया? वो जिक्र आने पर बदरी चौंका था। तजब्जब में था। डैनी पाकिस्तान में है। आइजक ने यह ट्रेस कर लिया कि उसे लंदन से फोन किया जा रहा है तो भांडा फूट जाएगा और वो साजिश की बू सूंघ लेगा। ये लोग बहुत तरक्की याफ्ता है। हो सकता है कि उसके फोन में लगा हुआ कोई आला आन होते ही ये बता देता हो कि फोन किस मुल्क, शहर और नंबर से किया जा रहा है। हम लोग ऐसी इजादात पर कड़ी नजर रखते हैं। फिलहाल ये मुस्तकबिल का एक ख्वाब हो सकता है। ऐसी किसी सहूलत का वजूद नहीं है। अलबत्ता दूसरे फोन एक्सचेंज से मालूम हो सकता है कि फलां नंबर पर कॉल कहां से आई हुई है। बदरी ने मुदाफाना लहजे में कहा, एक सहूलत एक्सचेंज में मौजूद है तो उसे शायद आम करना दुश्वार हो, मगर थोड़ी सी रकम खर्च करके चंद चीदा नंबरों पर मुंतकिल करना तो नामुमकिन नहीं होना चाहिए। खसूसी बंदोबस्त तो हजारों हो सकते हैं। हर चीज जो एक जगह मौजूद हो उसे दूसरी जगह तक पहुंचाना वाकई नामुमकिन नहीं होता। मगर अब मेरी हिफाजत का बंदोबस्त होने के बाद मेरा तुमसे मिलना खतरनाक साबित हो सकता है, वरना तुम 10-15 मिनट में CSD से अपना काम निकाल कर इसे लौटा सकते थे। अब वक्त भी नहीं रहा। हो सकता है कि कल मैं न्यूयॉर्क के लिए परवाज कर जाऊं। क्या अभी तक तुम्हारी सीट कंफर्म नहीं हो सकी? मैंने CSD को फरामोश करके गुफ्तगू का रुख उसकी रवानगी की तरफ मोड़ दिया। यहाँ से रोज बेशुमार परवाजें अमेरिका के लिए रवाना होती हैं। डेल्टा, अटलांटा और यूनाइटेड एयरलाइन की गेटवाक और हीथ्रो से 20 परवाजें हैं, मगर अगले 4-5 दिन के लिए किसी पर सीट नहीं है। तो क्या पूरा बरतानिया अमेरिका मुंतकिल हो रहा है? मैंने हैरत से पूछा। बेशतर एशियाई मुसाफिर सफर की हालत से बचने के लिए चंद दिन लंदन में ठहर कर आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए ये रूट शायद दुनिया का मसरूफ तरीन फिजाई रूट है। बहुत सी एशियाई कंपनियां सिर्फ यूरोप और लंदन तक ही आती हैं। इनके मुसाफिर बड़ी अमेरिकी एयरलाइन से बहरे ओकियानूस अबूर करते हैं। यहाँ से अमेरिका के लिए फौरी तौर पर सीट मिलनी आमतौर से मुश्किल होती है, मगर कोई ना कोई राह निकलेगी। तुम एयर इंडिया से राब्ता क्यों नहीं करते? वो पीछे से आने वाले किसी भी मुसाफिर को रोककर तुम्हें अगली परवाज से न्यूयॉर्क भेज सकते हैं। ये मेरा नहीं, हाई कमीशन के ट्रैवल सेक्शन का काम है कि मेरी रवानगी का बंदोबस्त करे और इन लोगों को अपने काम में माहिर होना चाहिए। असूली तौर पर तुम्हारा मशवरा दुरुस्त है। एयर इंडिया यहाँ से अमेरिका के लिए ऑपरेट ना करती हो तो तब भी इस रूट पर इसका किसी और से मुआयदा होगा। बस समझ लो कि मैं निकल जाऊंगा। मुझे सीट मिलने में दुश्वारी होगी। ये बताओ कि न्यूयॉर्क में तुम्हारा राब्ता क्या होगा? वहां मेरा एक कजन होटल चला रहा है। मैं उसका फोन नंबर देख कर बताता हूँ। ये भी कैथी वाला तजर्बा तो नहीं होगा? मैंने माजी की तलखी की पेशे नजर पूछ लिया। हरगिज नहीं, शायामनाथ मेरा दूर का कजन है। तुम मुझसे गुरनाम बनकर ही बात करना। मुसलमान के नाम पर वो ज्यादा खुश नहीं होगा। यानी तुम वहां भी अपने कजन के साथ नहीं ठहरोगे। तुम्हारा सफारत खाना तुम्हारी देखभाल करेगा। तुम्हारे दोनों सवालों के जवाब नफी में है। इस बार मुझे खास तौर पर हदायत की गई है कि मैं अपने सफारतकारों वगैरह से दूर रहूंगा। लंदन से निकलने के बाद निक मोड़ ले, बराह रास्त कोई बंदोबस्त करेगा। क्या होता है ये मेरे इल्म में नहीं है। ये गुफ्तगू भी खासी तवील हो चुकी थी। इस दौरान में कई अफराद लम्हा भर के लिए बूथ के सामने ठिठके थे और इसे हमारे जेरे इस्तेमाल देखकर आगे बढ़ गए थे। किसी ने बाहर रुककर बूथ खाली होने का इंतजार नहीं किया था। बस मैं तुम्हारे सफर के लिए नेक तमन्नाएं ही पेश कर सकता हूँ। अब मुझे श्यामनाथ का नंबर दे दो, मैंने वीरा को इशारा करते हुए कहा। इस दौरान में बद्रीनाथ अपनी किसी डायरी वगैरह की वरकरदानी करके मतलूबा नंबर निकाल चुका था।
वो रुक रुक कर नंबर बताता चला गया। मैं हिंद से मुस्कुराता रहा और वीरा ने वो नंबर नोट कर लिया। मजीद चंद रस्मी जुमलों के तबादला के बाद मैंने फोन बंद कर दिया। अब जहांगीर की भी बारी है या अव्वल खान को दोबारा देखोगे? वीरा ने पूछा। अव्वल खान के लिए पैगाम दे चुका हूं, जो उसे मिल जाएगा। जहांगीर के बारे में तजब्जुब है कि उसे फोन करूं या ना करूं। मैंने रिस्ट वॉच पर नजर डालकर कहा, क्यों क्या वो सो गया होगा? मुझसे बात करने के लिए वो गहरी नींद से बेदार होने में भी खुशी महसूस करेगा। मसला उसकी शराब नोशी का है। वो इस वक्त गहरे सरूर के आलम में होगा। फिर तो मैं उसे फोन करती हूँ, वीरा खुश होकर बोली। इसे घिसने में मजा आता है। मैं मुस्कुरा कर रह गया। सड़क के किनारे लगे हुए स्ट्रीट लैंप्स की रोशनी ने बंद बूथ के अंदरूनी हिस्से को रोशन किया हुआ था। इसके बावजूद बूथ की छत में रोशनी नस्ब थी। लंदन के किसी आवारा गर्द या भटके हुए शराबी ने रोशनी तोड़ने या बल्ब उतार कर ले जाने की कोशिश नहीं की थी। मुझे हैरत हुई थी कि वीरा ने मुझसे पूछे बगैर जहांगीर का नंबर मिला जो उसकी याददाश्त में महफूज था। वीरा के कान से कान मिलाए बगैर रिसीवर में पैदा होने वाली मध्यम आवाजें मुझे सुनाई दे रही थी। मैं वीरा से लग कर खड़ा हुआ तो आवाजें वाजे हो गईं। जब मैं बात कर रहा था तो वीरा मेरे ऊपर यूं झुकी हुई थी जैसे उसे बातें सुनने में दुश्वारी हो रही हो। नंबर डायल करने के बाद बैनुल-अक़वामी कॉल मिलने में कुछ वक्त लगता है। डायलिंग की आवाजें रुकने के बाद रिसीवर पर सकूत तारी हो गया। चंद सानियों बाद घंटियां बजने लगीं। तीसरी घंटी पर जहांगीर की आवाज सुनाई थी। वो नींद के साथ नशे में भी था। हेलो डार्लिंग, क्या तुम सो रहे थे? वीरा ने अंग्रेजी में बहुत मोहब्बत के साथ पूछा। हाई डार्लिंग, मैं तुम्हारा डार्लिंग, तुम कौन हो? जहांगीर की खुमार से बोझल और लुकनत आमेज आवाज में बला की हैरत उमड़ आई थी। वो पढ़ा लिखा शख्स था। उसने अंग्रेजी ही में जवाब दिया था। तो अब तुम मेरी आवाज भी नहीं पहचानते? वीरा ने नखरेली आवाज में शिकवा किया। यह बताओ कि तुम जहांगीर ही हो या कोई गलत नंबर मिला बैठी हूँ? मैं जहांगीर ही हूँ। उसकी आवाज कदरे उजलत अमेज थी। शायद उसे डर था कि कहीं वीरा फोन बंद ही ना करती। तुम बातें करती रहो, मैं यकीनन तुम्हें पहचान लूंगा। तुम्हारी बोझल और लड़खड़ाती हुई आवाज से पता चल रहा है किस वक्त तुम नशे में हो। हाँ, तुम जैसी लड़कियां मिलकर बिछड़ जाएं तो इनके सोग में पीनी पड़ती है। मेरा नाम याद नहीं और मेरे गम में पी रहे हो। वीरा ने अब मुश्किल अपनी हंसी रोकी थी। नाम में क्या रखा है? सामने आओगी तो झट से पहचान लूंगा। कब आ रही हो? मालूम होता है कि तुम्हारी बीवी घर पर नहीं है। वीरा ने तन से कहा। हाई, तुम तो वलीउल्लाह हो गई। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी बीवी घर पर नहीं है? वो होती तो तुम मुझसे इस तरह खुलकर बातें ना कर रहे होते। तुम बहुत जाहिन हो, साले डैनी की तरह। वो झोंक में बोल रहा था। कभी कभी वो भी ऐसे ही हस्बो नस्ब बता देता है। उसकी जुबान से अपनी मिट्टी प्लीद होते सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने वीरा से सिल्वर लेना चाहा मगर उसने जबरदस्ती मुझे अलग धकेल दिया। ये डैनी कौन है? वीरा के लिए अपनी हंसी पर काबू रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। जहांगीर के गहरे सांस की आवाज आई। यार है अपना, बहुत बेजिगर आदमी है। पता नहीं आजकल कहाँ मरा हुआ है। इस वक्त उसे छोड़ो, आपस की बातें करो। बीवी गई हुई है, दोस्त गायब है और तुम घर में अकेले हो। मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है। मैं दूर ना होती तो इसी वक्त दौड़कर तुम्हारे पास आ जाती। तुम कितनी दूर हो? क्या अमेरिका में हो? जहांगीर की जुबान बुरी तरह लड़खड़ा रही थी। तुम्हें अमेरिका क्यों याद आ गया? तुम इतनी अच्छी अंग्रेजी जो बोल रही हो। उसके मखमूर जहन में जवाब महफूज था। तो क्या पाकिस्तान में रहने वाली कोई लड़की अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकती? ये काले अंग्रेज। जहांगीर की आवाज तहकीर अमेज होगी। ये क्या अंग्रेजी बोलेंगे? अंग्रेजी बोलने के चक्कर में अपनी माँ की टांग तोड़ने लगते हैं। वो अंग्रेजी में मदर टिंग को टिंग ऑफ मदर कह गया था। वीरा ने फौरन बात पकड़ ली। ये माँ की जुबान क्या होती है? मैं ये इस्तिलाह पहली बार सुन रही हूँ। इसको भाड़ में डालो, ये कहकर उसने अंग्रेजी में बेमकसद गालियां थी। वो बुरी तरह बहक रहा था। उसे अपनी जुबान पर जरा भी काबू नहीं था। अल्फाज उसकी जुबान से दराज होकर और बिगड़ बिगड़ कर अदा हो रहे थे। ये सिर्फ एक अजनबी निस्वानी आवाज का करिश्मा था कि फोन पर बोले जा रहा था, वरना इस हालत और सरूर में आदमी को आराम से ज्यादा किसी चीज की तलब नहीं होती। गुफ्तगू की इब्तिदा से ही उसने खुद को संभालने रखने की भरपूर कोशिश की थी, मगर इस मरहले पर वो बिल्कुल ही पटड़ी से उतरता हुआ नजर आ रहा था। मैं उसकी गालियों का तसलसल टूटने का मुंतजिर रहा और 5वीं गाली शुरू होते ही मैंने क्रैडल दबा दिया। मुझे जहांगीर पर गुस्सा आने के साथ गहरा अफसोस भी हो रहा था। साथ ही मुझे वीरा से भी खिफत महसूस हो रही थी, क्योंकि जहांगीर बहरहाल मेरा दोस्त था और उसके बिगड़ने की कुछ जिम्मेदारी मुझ पर भी आयद होती थी। बहुत दिलचस्प आदमी है। बाहर आकर वीरा हंसते हुए बोली, जरा सी देर और काल जारी रहने देते तो वो पूरी तरह तरंग में आ चुका होता। तुम्हें पता है कि मैं गालियों वालियों की परवाह नहीं करती। वो मेरे सामने होता तो मैं उसकी गर्दन दबा देता। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। वो बिगड़ कर अब आदि शराबी बन चुका है। अगर उसके दुराने खून में अल्कोहल की खासी मिकदार शामिल न रहे तो शायद वो आसाबी खिंचाव और ज़हनी अबतरी से बेहाल हो जाए। इसका वाहिद सबब उसकी तल्ख हज़दवाजी जिंदगी है। वीरा संजीदगी से बोली। मुझे अंदाजा था कि वो इस वक्त बुरे हाल में होगा, इसलिए मैं उसे फोन करने से हिचकिचा रहा था।
वो सुबह अपने होशो हवास में आएगा तो शायद तुम्हारी काल उसके जहन से महव हो चुकी होगी। ऐसे गैर जिम्मेदार और बेपरवाह आदमी की हिफाजत कौन कर सकता है? इस वक्त सिर्फ एक आदमी भी चाहे तो आसानी से उसे अगवा करके ले जा सकता है। चाहिए सब हमारे इन गुनाहों का कफ़ारा है जो हमने शी में रहकर किए थे। मैंने मनूल आवाज में कहा। वो नशे में है और तुम पर कन्नूतियत तारी हो रही है। वीरा ने मेरे बाजू में चुटकी ली। ऐसी बातों पर दिल बहुत उदास होने लगता है। अपनी गफलतों की वजह से वो कहीं मारा गया तो मैं अपने जहन पर से ये बोझ कभी ना उतार सकूंगा। अब उसे संभल जाना चाहिए। उसे बहुत पहले संभल जाना चाहिए था। अब की बात क्या है, पहले वो अकेला था, अब वो एक औरत का शौहर और बच्चे का बाप भी है। हाँ, ये फर्क तो जरूर पड़ा है। लम्हा भर के लिए वो खामोश होगी, फिर चौंक कर बदले हुए लहजे में बोली, तुम्हारी जबरी शादी को कई महीने गुजर चुके हैं। तुम कब बाप बन रहे हो? तुम बहुत बेशर्म औरत हो। मैंने खिफत अमेज हंसी के साथ कहा। यह सवाल तुम्हें मेरी बजाय गजाला से करना चाहिए था। औरतों की बातें औरतों ही में अच्छी लगती हैं। आज तक इस बारे में ख्याल ही नहीं आया। इस वक्त भी तुमने जहांगीर के बाप होने का जिक्र न छेड़ा होता तो मैंने तुमसे वो सवाल न पूछा होता जिसे तुम बेशर्मी करार दे रहे हो। मैं खामोश रहा। इस मौजू को तूल देना मुझे नामुनासिब मालूम हो रहा था। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। चंद सानियों की खामोशी के बाद वो मेरे पहलू में टहोका देकर बोली, गजाला से तो मैं इसके माँ बनने के बारे में पूछूंगी। बाप बनने के मसले पर तो तुम ही रोशनी डाल सकते हो। इस बारे में फिर कभी बात होगी। मैंने सर लहजे में कहा। ऐसा तो नहीं कि तुम खानदानी मंसूबा बंदी वालों की तशहीर से मुतासिर हो गए हो? उसने मेरे लहजे की परवाह किए बगैर डटाई से पूछा। 2 बच्चों को तो वो खुद भी अच्छा कहते हैं। अब तुमने अपनी जुबान को लगाम नहीं दी तो मैं अलग कमरा ले लूंगा। मैंने होटल में दाखिल होते हुए कहा, मेरी निजी जिंदगी को इतना ना कुरे दो कि मैं बेजार हो जाऊं। चलो मैं खामोश होगी। मेरी बात काट कर उसने मेरी तवक्का के बरक्स इस बार हथियार डाल दिए और मैंने बढ़कर काउंटर से अपने कमरे की चाबी ले ली। क्यों न रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद ऊपर चला जाए। वीरा ने तजवीज पेश की और मैंने इस बात में सर हिलाते हुए अपना रुख रेस्टोरेंट की तरफ मोड़ लिया। मुझे ये महसूस करके खुशी हुई थी कि वीरा ने मेरी सख्ती का बुरा नहीं मनाया था, लेकिन ये मैं बात अच्छी तरह जानता था कि वीरा के जहन में एक बार जो सवाल आ जाए वो इसका जवाब हासिल करके ही दम लेती है। मैंने किसी न किसी तरह वीरा को खामोश रहने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन गजाला के लिए वीरा को टालना इतना आसान न होता। मैं इस घड़ी को दिल ही दिल में कोस रहा था जब मैंने रवा रवि में जहांगीर के बाप होने का जिक्र करके वीरा के जहन में खुद ही एक सवाल उंडेला था। यह जरूरी हो गया था कि मैं वक्त जाया किए बगैर गजाला को भी खबरदार कर देता ताकि वो वीरा के हमला आवर होने से पहले खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लेती। इस वक्त तक रेस्टोरेंट में लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। हाल में कई खुशनुमा चेहरे जगमगाते नजर आ रहे थे। बाहर की खुनक फिजा के मुकाबले में बदहाल में मिलीजुली खुशबू और जिस्मों के महकार से बहुत खुशगवार महसूस हो रहा था। इस वक्त तक किचन के हिस्से से आने वाली खुशबुएं हाल में नहीं फैली थी। हमें नीम तारीख गोशे में 4 नशिस्तों वाली एक पसंदीदा मेज मिल गई। वेटर्स ने हम दोनों के सामने मेन्यू कार्ड रखे तो वीरा ने मुझसे पूछे बगैर इसे 2 लार्ज विस्की और सोडा लाने की हदायत दे दी। मैंने इनकार की ख्वाहिश को होंठों पर आने से पहले घूंट दिया। इन नाजुक लम्हात में मेरा वो इनकार वीरा को ठेस पहुंचा सकता था। गनीमत यही था कि उसने पूरी या आधी बोतल के बजाय लार्ज पैग मंगवाने पर इक्तिफा किया था, जो खाने के इंतजार के वक्फे में शुगल के तौर पर खत्म किए जा सकते थे। मगरबी खानों के बारे में मेरी मालूमात वाजबी सी थी। इब्तदाई मशवरों के बाद मैंने अपना मेन्यू कार्ड मेज पर डालकर खानों का इंतखाब वीरा पर डाल दिया। पाकिस्तान में तवील अरसा गुजार कर वो खुद भी चटपटे खानों की आदी हो चुकी थी। मुझे यकीन था कि वो खुद भी रूखे पीके खाने पसंद नहीं करेगी। वेट्रेस एक ट्रे में 2 गिलास के साथ दीगर लवाजम ले आई। अदब से गिलास हम दोनों के सामने रखकर उसने इनफरादी इजाजत से गिलासों में बर्फ के चंद डले डाले, साइफन से गिलासों में सोडे की धारें में डाली और मुस्कुराती हुई रुखसत होगी। दरमियान में वीरा ने उसे खाने के बारे में भी बता दिया था। ये वो खिदमात हैं जिनके लिए मजमूई बिल पर होटल वाले सर्विस चार्जेस लेते हैं। मैंने वेट्रेस की मस्त खरामी से माजूज होते हुए वीरा से कहा। वीरा ने बहुत नजाकत और शाइस्तगी से एक हल्की सी चुस्की लेकर गिलास मेज पर रखा और सिगरेट सुलगाने लगी। मुझे शर्मिंदगी हुई कि मेरे पहले घूंट में चौथाई से ज्यादा गिलास खाली हो चुका था। ये अच्छी जगह है, कमाल है कि पहले हमें इधर आने का ख्याल नहीं आया। सिगरेट का कश लेकर वीरा हाल का जायजा लेते हुए आसूदा लहजम बोली, हमें यहाँ आए दिन ही कितने हुए हैं। तुम ये भूल रही हो कि हम अब तक पहचाने जाने के खौफ से चुपते रहे। आइजेन का बोझ कुछ हल्का हुआ है तो इधर की सूझी है, वरना कौन इधर का रुख करता। थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ शैंपियन ली तो मेरा दिमाग बहुत प्रागंदा था। अमली तौर पर इस वक्त भी हालात जूं के तू हैं, मगर एक राह नजर आने के बाद परेशानी कम हो गई है। किसी रेडार की तरह बहुत धीरे धीरे घूमती हुई उसकी गर्दन जब कई सेकंड तक एक ही जगह रुकी रही तो मैंने चौंक कर आहिस्ता से पूछा, तुम्हें उधर क्या नजर आ गया जो नजरें जम कर रह गई हैं? एक सफेद फम जोड़ा। उसने अपने हदफ से नजरें हटाए बगैर जवाब दिया,
क्या मर्द बहुत वजी और तरहदार लग रहा है? मैंने अजराह मजाक पूछा। नहीं, मैं इसे पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। हम आए तो ये दोनों होटल की लॉबी में पड़े हुए सोफों पर यूं बैठे हुए थे जैसे किसी का इंतजार कर रहे हो, और अब यहाँ मौजूद हैं। अपनी नजरें इधर से हटा लो, बिला वजह इन्हें घूरती रहोगी तो वो भी तुम्हारी जात में दिलचस्पी लेने शुरू कर देंगे। ये इत्तेफाक भी हो सकता है, इसे अहमियत मत दो। वीरा ने सर झटक कर मेरी आंखों में झांका, गिलास से एक और चुस्की ली और मुस्कुराने लगी। मेरा दिमाग खराब नहीं है जो अजनबी मर्दों को घूरती फिरूं। चंद सानियों तक खामोशी से मुस्कुराने के बाद वो लब खुशा हुई। मेरी नजरें इस पर सिर्फ इसलिए मरकूज हुई कि वो पहले से मुझे देखे जा रहा था। मुझसे नजरें चार होती ही उसने चटपटा कर अपनी गर्दन सीधी कर ली, मगर बाद में कन्नखियों से मेरा जायजा लेने की कोशिश कर रहा था। ऐसा है तो ये बात तशवीशनाक है। तुम कह रही थी कि उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो, तो क्या तुम पहले भी उसे कहीं देख चुकी हो?